Hello friends, class 11th, chapter number first lecture in class 11th and the first chapter is living world यानी कि सजीव जगत। क्लास 11 में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहला चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना है सजीव जगत के बारे में यानी कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो आइए देखते हैं लिविंग वर्ल्ड क्या है। लेकिन लिविंग वर्ल्ड से पहले हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट इज़ biology and who is the father of biology, how many parts of biology and उनके जितने भी पार्ट्स हैं उनके फादर्स कौन हैं और वो क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला लेसन क्लास 11th का है लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है उसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, एक्टिविटी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जीव की जितनी भी क्रियाविधि हैं उनको, जिसमें आप श्वसन, उत्सर्जन, एक्टिविटी यानी कि चल सकता है, स्थिर है ये, एनाटॉमी यानी कि आंतरिक संरचना किन किन ऊतकों से, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना है वो, एंड फंक्शन और उनके कार्य, क्या क्या कार्य करता है, इन सभी के बारे में जितनी भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनकी लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जीव क्रियाविधि, लाइफ की क्रियाविधि, जीवन की क्रियाविधि, एक्टिविटी, एनाटॉमी और फंक्शन को हम पढ़ते हैं विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। फिर बात आती है जीव विज्ञान की कितने भाग हैं। तो जीव विज्ञान के सिर्फ और सिर्फ दो भाग हैं, पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। तो बॉटनी जो है उसको कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी जो है उसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान वो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट, जिसके अंतर्गत हम प्लांट की पूर्णतः जानकारी, मतलब जितनी भी पूरी वनस्पतियां हैं वो किस ऊतक से मिलकर बनी हुई हैं, कैसी संरचना है, क्या लंबाई है, क्या उसकी प्रोसेसेस है, क्या लाइफ स्पैन मतलब कितनी उनकी जीवन की चक्र है, उन सभी के बारे में जब हम जानते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं यानी कि वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं उसके अंतर्गत। फिर जूलॉजी है, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल, जिनके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है हमारी जूलॉजी। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की यानी कि सूक्ष्म विज्ञान की। तो सूक्ष्म विज्ञान का मतलब है द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान। उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म विज्ञान बोलेंगे। अब हम देखते हैं हु इज द फादर ऑफ दिस यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। फिर बात आती है हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ जो बॉटनी है वो कौन है, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। फिर बात आती है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो है हमारे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। फिर बात आती है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, A.V. ल्यूवेनहॉक। तो ये हो गया हमारे फादर्स और उनकी ब्रांचेस, यानी कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, और बायोलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर और जूलॉजी के फादर और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो ये हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सजीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड यानी कि लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सजीव क्या होता है, यानी कि सजीव किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सजीव। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव क्या होते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, तो सजीव के लिए एक डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि सजीव अपने जैसी ही प्रतिकृति, यानी अपनी ही जैसी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी ही जैसी प्रतिकृति, अपनी ही जैसी कॉपी को दे सकते हैं। इवॉल्विंग का मतलब होता है विकासशील, यानी कि विकास ग्रोथ उनमें होती रहेगी, वृद्धि और विकास देखने को मिलेगा। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है स्वनियमनकारी, यानी कि अपनी मन से काम करने वाले होंगे। इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, यानी क्रियाशील तंत्र होता है सजीवों का अपने जैसी कॉपी, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग और विकासशील और हमेशा नियम के अनुसार कार्य करने वाले। इंटरैक्टिव तंत्र होते हैं, यानी कि क्रियाशील तंत्र होते हैं जो कि कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि बाहरी प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। काफी हार्ड हो गई, इसको नॉर्मल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि सजीव वे होते हैं जो गमन, वृद्धि, आकृति, आकार, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करते हैं या आदि क्रियाएं इनमें देखने को मिलती हैं, और बाहरी उद्दीपनों यानी बाहरी कारकों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिविंग है या एनिमल लिविंग है, तो उसको अगर पिन चुभती है या कांटा लगता है तो वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यानी कि बाहरी उद्दीपन है जिसके प्रति वो क्या है, उसके प्रति वो संवेदनशील है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि सजीव जो होते हैं वो अपनी जैसी प्रतिकृति, अपनी जैसी संरचनाएं देते हैं। इवॉल्विंग यानी कि विकासशील होते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि अपने ही द्वारा अपने ही नियमों के द्वारा कार्य करते हैं, यानी कि जब उनको भूख लगेगी तभी वो भोजन को ढूंढने जाएंगे या भोजन बनाएंगे और या कार्य करेंगे। इंटरैक्टिव सिस्टम या ऐसा आंतरिक तंत्र या क्रियाशील तंत्र, इंटरैक्टिव मतलब होता है क्रियाशील तंत्र होता है जो कि कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। तो ये हुई बात हमारी व्हाट इज द लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव क्या है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं, तो आइए देखते हैं। तो सजीवों के जो लक्षण है, यहाँ पे 9 लक्षण मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है सेल डिवीजन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मूवमेंट, फोर्थ है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन और सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन हम देखते हैं, तो सजीवों में कोशिका विभाजन जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो नॉर्मल प्रोसेस है। और सेल डिवीजन 2 तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस जो होती है ये सेल डिवीजन करती हैं, यानी कि कोशिका का विभाजन करती हैं और कोशिका को विभाजित करके क्या करती हैं, एक भाग से दूसरे भाग में, यानी कि 1 से 2 बनाने का जो कार्य है या अपने जैसी ही संतान को उत्पत्ति करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। जिसमें हम 2 प्रक्रियाएं देखते हैं, और वो दोनों प्रक्रियाएं कौन सी हैं, वो दोनों प्रक्रियाएं हैं, एक है माइटोसिस की और दूसरी है मियोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ये होता है कि जो हमारी संरचनाएं हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है या पेरेंट सेल है जो हमारी, तो वो क्या करेगी, वो 1 से 2 बनाएगी। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस जो होगी उसमें क्या करेंगे हम, माइटोसिस में ये होगा कि जो हमारी सेल होगी वो 1 से 2 हो जाएगी, यानी कि आपने समसूत्री
माइटोसिस में ये होगा कि जो हमारी सेल होगी वो 1 से 2 में बढ़ जाएगी, यानी कि समसूत्री विभाजन हो जाएगा। और जो मियोसिस होगी उसमें ये होगा कि जो हमारी सेल होगी वो हाफ हो जाएगी, यानी कि एक सेल 2 सेल की अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। जैसे कि 2 सेल है तो 1 सेल बन जाएगी। तो इस तरह से सेल डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है ग्रोथ यानी कि विकास की। तो विकास तो सभी जीवों में होता है, वृद्धि या विकास तो सभी जीव वृद्धि करते हैं। और जो वृद्धि करते हैं जीव तो उनके अनुसार वो कैसे होते हैं, कुछ भार में अधिक होते हैं और कुछ भार में कम होते हैं, कुछ लंबाई में अधिक होते हैं और कुछ लंबाई में कम होते हैं। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि संभव होती है, यानी कि सेल डिवीजन के द्वारा ही वृद्धि संपन्न होती है। एक कोशिकीय जीव में जो कोशिका होती है वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है, मतलब एक कोशिकीय जीव जो होंगी वो अपनी वृद्धि करेंगी तो कोशिका विभाजन के द्वारा तो एक कोशिकीय जीव ही बनाएंगी। लेकिन बहुकोशिकीय जीव अगर कोशिका विभाजन कर रही है तो वो बहुकोशिकीय जीव बनाएगी। तो ये हुई बात हमारी ग्रोथ की और सेल डिवीजन की। फिर हम बात अपनी करते हैं थर्ड पॉइंट मूवमेंट की, यानी कि गमन की। तो सभी जीव हैं वो गमन करते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने पौधों, अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए, अपने शेल्टर के लिए। लेकिन अगर हम वही बात पौधों की करें तो पौधे क्या करते हैं, पौधे स्थिर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये और बाकी हम लोग जो हैं वो भी मूवमेंट करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, काम के लिए, वर्क काम के लिए, भोजन के लिए और शेल्टर के लिए। तो इस तरह से ये हो गई बात मूवमेंट की, गति की, कि ये एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। फिर फोर्थ नंबर है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन जो होता है यानी कि श्वसन, तो श्वसन भी होता है इनमें। तो श्वसन जो है वो सभी जानते हैं कि जो एनिमल है यानी कि ह्यूमन बीइंग है तो इसमें श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो ये होता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की बात हो गई। श्वसन सभी जीवों के द्वारा होता है। और पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेते हैं। फिर बात आती है 5 एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की। तो सभी जीव एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन में निकला यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक होते हैं, ये यूरिक एसिड सब उत्सर्जन में निकलता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बताया था आप लोग जानते होंगे, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें क्या होता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उसमें ये होता है कि जो हमारी ऊर्जा है कैटाबॉलिक एक्टिविटी में वो क्या होगी, वो मुक्त होगी। कैटाबॉलिक एक्टिविटी में हमारी जो ऊर्जा होगी वो लार्ज मॉलिक्यूल जितने होंगे, मतलब जैसे कि मान लीजिए 100 ग्राम की आपकी ऊर्जा है तो वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, 20 ग्राम में 5 भाग में बढ़ गई। और एनाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होती है, जो एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब वो सारी 20 जो मिलकर बनी हुई हैं वो एक 100 किलो कैलोरी की उन्होंने एक 100 किलो कैलोरी की उन्होंने एक ऊर्जा बना ली। तो ये हो गई एनाबॉलिक, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक, और जो एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो ब्रेक होंगे किसमें, कैटाबॉलिक में। और एनाबॉलिक में ये होगा कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर बनाएंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये हुई बात हमारी एक्सक्रीशन की, और एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा होता है। तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी देख ली, और उसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो हाइड्रोजन H2O है, वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है हमारे बॉडी से रिलीज होता है। और यही चीजें हैं, और इसी के साथ हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल है वो भी हानिकारक पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है वो भी इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुई बात एक्सक्रीशन की। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण होता है उसको बोलते हैं होलोजोइक, पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है उनको बोलते हैं होलोफिटिक। होलोफिटिक और होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है जो जू अगर लग गया है तो उसका मतलब है आपका जीव एनिमल से, और अगर वहीं फिटिक या फाइटोन शब्द लग गया है तो उसका मतलब है आपका पौधों से। तो जंतुओं में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, और पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोफिटिक होता है।
स्वपोषी और परपोषी होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, और जो अपना भोजन दूसरों के द्वारा प्राप्त करें वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। यानी कि पौधे जो हैं वो है ऑटोट्रॉप्स और एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी और स्वपोषी। फिर लाइफ स्पैन यानी कि जीवन चक्र। तो सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं उनका सबका जीवन चक्र निश्चित, यानी कि चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, इन सबका लाइफ स्पैन एक एक दिन का है। लेकिन अगर हम वही बात बरगद की करें तो बरगद है, पीपल है, ये सब क्या है, लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले प्लांट हैं, अधिक समय तक जीवित रहने वाले प्लांट हैं। तो इस तरह से जो जितने भी जीवधारी हैं उनका सबका जीवन काल जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए है, और उनका जन्म जो है वो उनका जन्म जो हुआ है वो एक निश्चित अवधि के लिए हुआ है, और उस निश्चित अवधि के बाद उनकी मृत्यु संभव है। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल, जीवन अवधि। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की यानी कि जनन की। तो सभी पौधों में और सभी जानवरों में जनन होता है। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो जो प्लांट है उनमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों प्रकार का देखने को मिलता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअली नॉर्मली देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक गैमीट आपका, एक युग्मक मेल हो और एक गैमीट आपका फीमेल हो, यानी कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो बनेगा जाइगोट, युग्मनज जो बनेगा वो होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जो जीव होता है उन्हीं के किसी अंगों के द्वारा, जिसको आप दूसरे शब्दों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप एनिमल्स में देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रा में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग के द्वारा जनन होता है, यानी कि उसी के जो पार्ट हैं वो बड की तरह आउटग्रोथ निकालते हैं, कली की तरह एक आउटग्रोथ निकालते हैं और वो एक न्यू हाइड्रा का निर्माण करती है। अमीबा में बाइनरी फिशन होता है और बाइनरी फिशन होने के द्वारा मतलब अमीबा जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है और वो 2 भाग अलग अलग भाग एक एक अमीबा का निर्माण करते हैं। फिर यही बात अगर हम पैरामीशियम में ले लें तो इसमें भी यही होता है कि बाइनरी फिशन होता है। तो इस तरह से जो हम रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। तो कायिक जनन ये है कि पौधे के किसी भी अंग द्वारा अगर जनन हो रहा है तो वो कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे कि आलू ले सकते हैं, आलू में जो व्हाइट कलर का स्पॉट निकला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं आंख यानी कि आई। तो वो होता है ट्यूब होता है ना, ट्यूबर होता है, कंद होता है ना आलू। तो आलू के जो भाग से जनन हो रहा है वो आई के द्वारा जो जनन हो रहा है, आई के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, आई के द्वारा, आई को ही हम जो होता है जमीन में बो देते हैं और फिर उसके बाद हमारा न्यू प्लांट निकल आता है। तो इस तरह का जो प्लांट हमें, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आलू में है, प्याज में है, लहसुन में है, जिंजर में है, इन सब में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है यानी कि पौधे के स्वयं के भाग से अगर जनन हो रहा है, न्यू प्लांट बन रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर 9th है हमारा लास्ट, सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका संरचना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सारे जीव, प्लांट हो या एनिमल हो, इन सभी का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा, सेल्स के द्वारा हुआ है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है हमारे शरीर की। कौन, सेल यानी कि कोशिका। और कोशिका एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जीव कोई ना कोई कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जो होंगे वो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हुए होंगे, एक कोशिकीय जीव जो होंगे वो एक कोशिका से मिलकर बने हुए होंगे। तो सेल स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है तो सभी एनिमल्स का और सभी प्लांट्स का तो वो इस तरह का होता है। वो एक, सभी जीव और प्लांट्स जो होंगे वो कोशिका से मिलकर बने हुए होंगे, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, इन सब की बात कर सकते हैं। बहुकोशिकीय में चींटी, हाथी, इन सब की बात कर सकते हैं, लॉयन। और वही अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो हम देख रहे हैं, जितने भी प्लांट हम देख रहे हैं वो सारे हमारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और जितने भी प्लांट हमें दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि
कुछ प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रा है, कुछ प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कुछ एल्गी हैं, कुछ तो एल्गी जो है हमारी वो सारी यूनिसेलुलर होती हैं, यानी कि जितने भी शैवाल हैं हमारे वो यूनिसेलुलर हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो इनका सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ होता है। सेल स्ट्रक्चर यानी कि जो कोशिका संरचना है वो इनकी सभी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। फिर हम बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल की। सेल वॉल जो होती है, जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी आवरण से ढके हुए हैं। तो सबसे बाहरी आवरण जो निर्जीव होता है उसको कहते हैं हम सेल वॉल। लेकिन याद रखने की लिए एक बात यह है कि जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, यानी कि उनमें जो सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होगी। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होगी, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हमने बात की व्हाट इज लिविंग बीइंग की, यानी कि सजीव क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन कौन से लक्षण लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये हमारी हो गई बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि सजीव क्या है। अब हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ते हैं कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। और बायोडायवर्सिटी के बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी मतलब बायोडायवर्सिटी फिर क्या है, और बायोडायवर्सिटी में हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स यानी कि वार्गिकी एंड वर्गीकरण विज्ञान पढ़ेंगे। वर्गीकरण विज्ञान के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें ये वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी। फिर क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किन पौधों को, कितने जीव मतलब वायुमंडल में या पृथ्वी पर कितने सजीव ऐसे हैं जो क्लासिफाइड किए जा चुके हैं या जितने खोजे जा चुके हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने डोमेन की, यानी कि डोमेन क्या होता है और कितने डोमेन हैं जो जिसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया है पूरे टैक्सोनॉमी का। फिर हमने पढ़ना है हर्बेरियम क्या होता है और म्यूजियम क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर हर्बेरियम, हर्बेरियम को संरक्षित कैसे रखते हैं, और कितने एनिमल पार्क हैं, कितने जूलॉजिकल पार्क हैं, कितने प्लांट कितने सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, कितने पार्क हैं जिनमें प्लांट को रखा गया है, कौन कौन से पार्क ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।